हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर बाय मनीष के चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल हमने इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक नियोजन में, जैसे कि हम सब चर्चा किए थे कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की जो उसमें 15 वर्षीय योजना थी और राष्ट्रीय नियोजन समिति की। अब इसके बाद हमने श्री नारायण अग्रवाल के अनुसार गांधीवादी योजना क्या थी। अब इसके बाद एक बहुत बढ़िया और चर्चा करना है, पीपुल्स प्लान। क्या किसकी चर्चा करना है? पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान जो यह योजना है, पीपुल्स प्लान, यानी इसको जन योजना भी बोलते हैं। जन योजना है। जन योजना एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है। क्या बोले? 10 वर्षीय कार्यक्रम है। 10 वर्षीय योजना है। इस योजना को पेश किए थे। इस योजना को जो पेश किए थे यानी कि सरकार के पास पेश किए थे, उनका नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय। और इसका जो खाका मसौदा तैयार किए थे, मजदूर संघ ने तैयार किया था। मजदूर संघ ने तैयार किया था। ये 1944 में पेश किया गया था। तो क्या हमने चर्चा किया? अब बता रहे थे आपको, जैसे कि पीपुल्स प्लान है, जन योजना जिसे बोलते हैं, 1944 में मनवेंद्र नाथ रॉय ने इसे पेश किया, जिनका शॉर्टकट है, इनको बोलते हैं एम एन रॉय। तो ये मजदूर संघ ने तैयार किया। इस योजना का जो उद्देश्य था जैसे कि जो कृषि है, कृषि को बढ़ावा देना था। यानी कि जो कृषि हो, क्योंकि मजदूरों से संबंधित है, तो मजदूरों के हित की बात इसमें थी। जो लोग थे कि मजदूर के जैसे हित, मतलब जैसे कि मजदूर जो है, अगर अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कृषि के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। यानी एक तरह की समाजवादी योजना है, क्योंकि एम रॉय जो है मार्क्सवादी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए यह विचारधारा पीपुल्स प्लान जो था, इसको बोलते हैं क्या? मजदूर संघ को इस तैयार यानी लेबर यूनियन। अब आपको हम बताना चाहते हैं, ये योजना हो गया। अब इसके बाद पीपुल्स प्लान के जो पर्पज था, उद्देश्य था, इसके उद्देश्य के विषय में यदि हम चर्चा करें तो आपको बताना चाहते हैं, इसका जो उद्देश्य था क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके। और साथ ही साथ थोड़ा सा इनका ये झुकाव, जो सार्वजनिक जैसे कि परिसंपत्तियां हैं, जैसे सार्वजनिक, उनका तो इस पे हस्तक्षेप सरकार का होना चाहिए। यानी जो सरकारी महत्व के, सरकारी महत्व में रेलवे, बस, जो सार्वजनिक संपत्तियों पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण।
पूर्णतः सरकार का नियंत्रण। यानी सार्वजनिक जो संपत्ति है उस पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होना अनिवार्य है। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे आपका हो गया रेलवे, आपका और हो गया क्या उसी को बस अड्डा, बस स्टैंड, डाक और हवाई अड्डा। ये जो है महत्व है, ये सार्वजनिक, इन पर नियंत्रण होना चाहिए, ये इनका विशेष करके महत्व थे। और इसके अलावा जो एम.एन. रॉय हैं बहुत प्रसिद्ध विचारक थे, इनके विचार बहुत अच्छे थे एम.एन. रॉय के, लेकिन इनके विचारधारा को अमल में इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि इससे पूंजीवादी वर्ग हतोत्साहित हो रहा था, इसीलिए इनको योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, अमल नहीं लाया गया। अब इसके बाद हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं इसका नाम है बॉम्बे प्लान। बहुत बढ़िया है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है, ये 1944 में। बॉम्बे प्लान क्या है आपको बता दें, जो बॉम्बे प्लान योजना है ये आप पूंजीवादी योजना है, पूंजीवादी। इसमें आप देखेंगे जो इसमें बढ़ावा दिया, क्या इसने प्रस्ताव पेश किया, आपको बताया बॉम्बे प्लान 1944 में आया सन। और इसको कौन कौन से व्यक्ति ले आए इस योजना को, इस योजना को ले आए, क्या क्या व्यक्ति के नाम था उस समय थे, जी डी बिरला थे आपके, और जमशेदजी टाटा थे, और कस्तूर भाई थे, और उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई थे, और ऐसे करके। और उसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था अरदेशी लाल दलाल था, जो इसके अध्यक्ष थे बॉम्बे प्लान योजना के। और इसकी जो यानी मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया उनका नाम था डॉक्टर जॉन मथाई। 8 उद्योगपतियों के समूह ने तैयार किया था। यानी कि योजना क्या था, ये पूंजीवादी योजना थी। यानी इसमें क्या क्या वर्णन था, जैसे कि इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के नाम था अरदेशी लाल दलाल। अरे भैया दलाल थे, इनका नाम दलाल वाला मत समझ लीजिए कि इनका परिवार ब्रोकरी करता था, रियल एस्टेट का है। और दलाल मतलब नहीं कि लड़कियों दलाली करते थे, इसलिए इनका नाम दलाल था। अरदेशी लाल दलाल तो इनका निकनेम था। और इसके जो मसौदा तैयार किए थे, इनका नाम था, मसौदा तैयार किए थे कौन, डॉक्टर जॉन मथाई। इन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था बॉम्बे प्लान का। तो बॉम्बे प्लान में जो मुख्य बातें थी सरकार के सामने पेश की गई थी, मुख्य बातें क्या क्या थी बॉम्बे प्लान की। पहले नंबर जो बातें थी, सर्वप्रथम था जो राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना, राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना। और उसके बाद इनका एक कहना और था, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, आय को 2 गुना करना। और उसके बाद जो औद्योगिक उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ाकर 5 गुना करना, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर 5 गुना करना। और उसके बाद इनका एक और था, इनका ये था कि
ये बोले थे कि 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा लोगों को मुहैया कराना और 30 गज कपड़ा और 100 वर्ग मीटर जमीन देना। इनका एक खाका था पूरा। जो बॉम्बे प्लान में मुख्य बातें यही थी। बॉम्बे प्लान में क्या इनका था, राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना। जो नेशनल इनकम है उसको, जैसे कि अभी नेशनल इनकम मान लीजिए राष्ट्र की अगर 2 रुपए है, उसको 6 रुपए करना, यानी 3 गुना, 2 चाहे 6 रुपए करना। प्रति व्यक्ति आय अगर मान लीजिए 4 रुपए है, उसको बढ़ाकर 2 गुना करना, 8 रुपए करना। और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर 5 गुना। औद्योगिक इंडस्ट्री में मान लीजिए चावल की पैदावार, जैसे इंडस्ट्री मान लीजिए आटा बनाया जा रहा है या चिप्स बनाया जा रहा है आलू काट करके, तो आलू की जो चिप्स बनाया जा रहा है, अगर चिप्स अगर मान लीजिए प्रतिदिन मशीन से 40 पैकेट बनाया जा रहा है, तो उसको 5 गुना यानी 40 पंजे 200 करना, इनका ये लक्ष्य था। 2600 किलो कैलोरी यानी प्रति व्यक्ति, जो प्रति आदमी को ये भी लक्ष्य होना चाहिए सरकार की, 2600 किलो कैलोरी उनको प्रतिदिन की ऐसा आहार उनको मिला जाए संतुलित, जिसमें 2600 कैलोरी ऊर्जा की पूर्ति हो जाए। और साथ ही साथ 30 गज कपड़ा, 30 गज तन ढकने के लिए उनको 30 गज कपड़ा भी देना चाहिए। और साथ ही साथ उनको 100 वर्ग मीटर जमीन भी देना पड़ेगा। 100 वर्ग मीटर, जैसे कि जो गरीब व्यक्ति हैं, वंचित हैं, जो मुख्य धारक नहीं, उनको 100 वर्ग मीटर जमीन भी देना है। ये बॉम्बे प्लान की मुख्य बातें थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अरदेशी लाल दलाल थे। और मसौदा तैयार किए डॉक्टर जान मथाई। इसके और थे इम्पोर्टेंट, इसके और सदस्य थे। इनका नाम था कस्तूरभाई और कस्तूरभाई मतलब कि कस्तूरभाई है, ऐसे कस्तूर नहीं, कस्तूरभाई इसलिए नहीं इनका नाम पड़ गया कि क्योंकि अपने यहाँ मृग पालते थे, या इन्होंने कभी भविष्य में या भूतपूर्व में इन्होंने एक हिरण की नाभि से कस्तूरी निकाल लिया था, तो ऐसा नहीं, कस्तूरभाई इनका नाम है। उसके बाद थे जीडी बिरला थे, श्री राम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये सब इसमें शामिल थे। यानी जो बॉम्बे प्लान था 1944 में कौन थे सदस्य थे? कस्तूरभाई, जीडी बिरला, श्री राम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर आरती अध्यक्ष थे, अरदेशी लाल दलाल। इनका काम क्या था? काम एक ही था, राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना। इनका ये रखे थे मसौदा, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर 5 गुना, यानी इंडस्ट्री सेक्टर जो है, यानी सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें उत्पादन को बढ़ाकर 5 गुना करना है। 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा, 30 गज कपड़ा और 100 वर्ग मीटर जमीन देना, इनका ये लक्ष्य था। प्रमुख बातें थी ये, इनका प्रमुख बातें थी ये सब। अब फिर अब इसके बाद देखते हैं, सबसे बढ़िया हम चर्चा करते हैं सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जो है बहुत बढ़िया योजना है, सबका उदय हो, सबका विकास हो। अपना आप भारतीय समाज को देखते भी होंगे, हमारा जो भारतीय समाज है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है। यानी वसुधैव कुटुंबकम मतलब है पूरा विश्व ही, पूरा जगत ही हमारा परिवार है। हम तो ऐसे मानने वाले हैं, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुर्भाग्य भवेत्। यानी क्या बोलते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया, सब निरोग से दूर रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भाग भवेत्। यानी क्या है? सबके जीवन मंगलकारी घटनाएं घटे, ये सब जीवन को हम माने। सर्वोदय योजना कोई पुरानी योजना है नहीं, ये बहुत पुरानी योजना, यानी कि सनातन योजना है, क्योंकि इसका उपनिषदों में उल्लेख मिल जाएगा। लेकिन सर्वोदय को जनमानस पर अगर किसी ने लाया तो महात्मा गांधी ने लाया। महात्मा गांधी ने इसलिए लाया क्योंकि आपने देखा होगा, एक बुक हम कल चर्चा किए थे, जो जॉन रस्किन के ऑन टू द लास्ट, तो उस बुक में जो है सर्वोदय योजना की ही बात करता है, उसको यथार्थ में लागू किए।
विचार था काल्पनिक था, लेकिन एक यथार्थ में गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी ने लाया। फिर विनोबा भावे, बहुत सुंदर योजना है सर्वोदय योजना। इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना अर्थ क्या है? प्रभावित, और इसके बाद मुख्य बातें, और कौन लाया। देखिए सर्वोदय योजना का अर्थ जो है, सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। यानी सबका उदय का मतलब क्या है? सबका उदय यानी कि अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, महिला, कोई है, सबका बराबर विकास हो। यानी ऐसा समाज हो जहां अमीरी और गरीबी ना हो, सब बराबर हो। अगर किसी व्यक्ति को अगर एक वक्त के लिए अगर खाने के लिए रोटी नहीं है तो दूसरा कोई मदद कर दे। लेकिन हम ऐसा समाज, स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं जहां कोई गरीब ना, सब बराबर हो। यानी सबका उदय, सबका उदय यानी सबका उदय मतलब कि स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर। इसके अलावा क्या है? पशु पक्षी, पशु पक्षी आदि। यानी कि एक ऐसा है, योजना है इसमें स्त्री पुरुष सब बराबर हो, ना कोई भेद हो, ना कोई भेदभाव हो। एक ऐसी समाज की कल्पना की गई है जहां सभी जो है अपना खुले आसमान में अपना रहें, और न कोई किसी से छुआछूत करे, न सबकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो, उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। जो पशु पक्षी हैं खुले आकाश में, स्वच्छ आकाश में विचरण कर सके बिना बाधा के। तो ऐसी समाज की कल्पना की गई थी। ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर को यानी कि ट्रांसजेंडर कैसा ना हो, ट्रांसजेंडर जो हो बढ़िया से अपना जीवन जी सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ये सब चीजें की गई। प्रभावित हुआ है ऑन टू द लास्ट, जॉन रस्किन की बुक जो है ऑन टू द लास्ट, जो ऑन टू द लास्ट है इसमें बुक में है, हमने क्या बताया था ऑन टू द लास्ट में? ऑन टू द लास्ट बुक में जो आपको हम चर्चा करने वाले, इसमें बुक में क्या लिखा गया है? जॉन रस्किन की बुक है, जॉन रस्किन की बुक है। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें बताए थे, यानी कि व्यक्ति का हित ही समाज, व्यक्ति का हित समाज के हित में होना चाहिए, व्यक्ति का हित समाज के हित में होना चाहिए। होना चाहिए। वकील और नाई को समान वेतन मिलना चाहिए। इतनी आदर्श की बातें करता है। कौन लाया? आपको बता दें, जो यह योजना लाया गया, यह योजना लाए थे 1950 में पेश किया गया था। इसको पेश किए थे जयप्रकाश नारायण जिनका नाम है, जिन्हें जननायक भी बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को, जिनको 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। बिहार में आप जाएंगे इनका बहुत मान सम्मान करते हैं, ऐसे थोड़ा इनका नाम जननायक हो गया। और साथ ही साथ 1999 में इनका सामाजिक कार्यों को देखकर भारत सरकार की तरफ से इनको भारत रत्न भी दिया गया। जयप्रकाश नारायण इन्होंने ही लाया था, समाज रखा था।
इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। अब इसके बातों के ऊपर अगर हम चर्चा करें मुख्य बातों में, मुख्य बातें यहाँ लिख दें। इस योजना की मुख्य बातें क्या थी सर्वोदय योजना की? प्रथम नंबर था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। यानी क्या था? शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। इसका कहने क्या मतलब है? जयप्रकाश नारायण चाहते थे ऐसा समाज हो जिसमें शोषण न हो, अमीर लोग गरीबों को शोषण न करे, पुरुष स्त्रियों को शोषण न करे। क्या होता है अपने समाज में आप देखते हैं शोषण, कोई पुरुष है अपनी पत्नी को शोषण कर रहा है, शोषण करने में उसको लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, और साथ ही साथ उसके भावनात्मक शोषण कर रहा है। भावनात्मक इसलिए कर रहा, बोल रहा कि अगर तुमने आज तुम अगर मेरा कहना नहीं मानती हो, तुम जो है तो उसके बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा, साथ ही साथ मैं किसी पर स्त्री गमन यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लूंगा। ये तरह तरह की भावनात्मक उसको प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को। और साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि ये भी है कि स्त्री भी न शोषण करे पुरुषों का। ऐसा नहीं है शोषण विहीन समाज में, ऐसा नहीं है पुरुष ही शोषण करते हैं स्त्रियों की, स्त्री भी शोषण न करे, कोई अमीर व्यक्ति शोषण न करे गरीबों को, कोई गरीब व्यक्ति अमीरों को शोषण न करे। इन सब में ये सब बातें कही गई है। शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है, यानी कि ऐसा कहने का मतलब है जैसे जयप्रकाश नारायण ने बोला कि हम ऐसे समाज की स्थापना करे चाहत बाटी कोनो भी व्यक्ति जो नहाए अपने पत्नी मारे पीटे ना, कोई अमीर कोनो के खून चूसे ना, पहले नंबर। और दूसरे नंबर ये है कि कहा मतलब कि कोई भी आदमी रहा है सब प्रेम पूर्वक रहा है, सब ऐसे प्रेम से रहा है, प्रकृति के प्रांगण में खुले में कोई दिक्कत न रहा है, सब अच्छे से रहा है। यही सब इनकी योजना था, शोषण विहीन समाज। और कोई है सामंतवादी प्रथा न रहा है, ऐसे न हो कि अमीर व्यक्ति गरीबों को खून चूसते हैं, खेत हड़प लेते हैं अंगूठा लगवाए के, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं और एक लिए क्या करे लगे थे कि वो साहूकार के जाल में फंस जाते हैं, साहूकार उनसे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के उनका जमीनें हड़प लेते हैं बहकाई के। ये सब समस्या हुई लागत है ना। तो इन सब के लिए क्या किए, बोले शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, इन्हीं सम्मानों में बचना है। और हमें विशेष करके भी बोले जयप्रकाश हमें स्त्रियों को सम्मान करना है। स्त्री सम्मान मतलब कि हमें स्त्री को अपने से कम नहीं आंकना है, स्त्री हमारे बराबर है। यानी कहते भी नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ऐसा नहीं करना है तुम अपने पत्नी पीटे लगा, जब मन करे खाना बाल गिर पीट लिया, खाना उठा के अपने पत्नी मुँह फेंक दिया, ये सब काम नहीं करना है। इनके समाज में ऐसा नहीं, ये योजना चाहते ऐसा नहीं करना है। वो ऐसा चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो, वो खुले पंख स्वच्छ आकाश में अपने पंख फैला कर ऊंचाइयों पर उड़ सके, उसके पंख को आपको कतरना नहीं है। ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे शोषण विहीन। उसके बाद बोलते हैं कि जो संपत्ति और आय में जो असमानता है उसे खत्म करना। उसे खत्म करना क्या कहने का मतलब है भैया? फिर बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के पास, फिर जेपी बोलते हैं क्या, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं संपत्ति और आय में जो असमानता है उसे खत्म करना। यानी कि इनका कहने में शोषण विहीन समाज की स्थापना तभी हो पाएगी, किसी व्यक्ति पास है, कोई है किसी सामंत पास 10 बीघा खेत है, वो बहुत गुरूर करता है, बोलता है कि हम ये रास्ता न जाए देवे, हमारे रास्ता खेत जाता है, खेत से रास्ता जाए रास्ता न देवे, और हम अमीर आदमी है, ये को बहुत गुरूर हो जाते हैं। लेकिन जेपी बोले नहीं, सरकार को हस्तक्षेप करे चाहिए और कह के ही खत्म कर दिए बाद संपत्ति और आय में, अब कोई आय में जो असमानता है उसे हमें खत्म कर देना चाहिए।
यानी अब कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके बाद अमीर व्यक्ति जो है अपना खूब अपना सामन तानाशाही दिखा रहा है, गरीबों को सता रहा है। जेपी बोलते हैं नहीं, जो संपत्ति जो है उसको छीन लो, सरकार छीन ले, उसके आय को टैक्स लगाकर और सब छिलाकर गरीबों में बांट दे। इनका कहने के मतलब है, यानी ये था मुख्य बात सर्वोदय योजना। और एक बार भूमि का पुनर्वितरण, बोलते हैं जो भूमि है, जो लैंड है, उसका पुनर्वितरण किया जाए। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों के समय क्या था, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, उनकी भूमि छीन लेते थे, उनके पास भूमि ज्यादा होती थी, इसलिए बोले जब स्वतंत्र भारत हो गया है, जिसके पास 200 बीघा खेत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसमें से उसको 10-20 बीघा दे देना चाहिए। किसी के पास तो थोड़ा इतना पुश्तैनी जमीन तुम बना लिए हो। जयप्रकाश नारायण जी बोले भूमि का जो है लैंड है, उसको पुनर्वितरण फिर से वितरण करना चाहिए। जो भी किसी गरीब व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, उसको फिर से वितरित कर देना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि भूमि, जो भूमि बोलते हैं, जो भूमि है, जैसे कि जो हमारी भूमि माता है, जिससे अन्न का उत्पादन होता है, उसका फिर से वितरण करना है। जो वितरण पहले हुआ था वो न्याय मूलक नहीं था, उचित भी नहीं था, कोई देखा नहीं। लेकिन अब भूमि के वितरण सब गांव के सामने और सब व्यक्ति के सामने कही जाए, सब देखिए अपने आंखें से, यानी कि तर्क संगत के साथ नहीं होता, नहीं वितरित, ये सब चीजें देख जाए, भूमि का पुनर्वितरण करना। उद्योगों पर सरकार का हस्तक्षेप, उद्योगों पर सरकार का हस्तक्षेप। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं जो इंडस्ट्री है, जो ये इंडस्ट्री में उद्योग जो सर्विस सेक्टर का हो, जैसे कि मान लो इंडस्ट्री मतलब जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, या एमटीएनएल हो, या आपका ओएनजीसी हो, या आपका कोई और कंपनी है, रिलायंस हो, जैसे मान लीजिए उन रिलायंस जियो हो, ईटीसी। क्या बोलते हैं, उद्योग जो हैं, उद्योगों पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं जो अब जैसे गेहूं बनाने वाले बोलते हैं, जो गेहूं बनाने वाली कंपनी यहाँ है और जो सेवाएं प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, उन पर जो कंट्रोल रखेगी सरकार, रखे कंट्रोल, सरकार एक खातिर कंट्रोल रखे, एक फायदा ही होए कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनका भी एक लाभ मिल सके। ये खातिर, यही उद्देश्य से, यही खातिर बोला था ना, उद्योग पर जो हो सरकार का हस्तक्षेप रहा है। इनका मुख्य कार्य रहा जयप्रकाश नारायण के। उनको पता, जयप्रकाश नारायण यही खातिर ही बात बोले ना, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की पता ही रहा कि जो ये बात है कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यानी कि इसका नाम है खाद्य विनिर्माण उद्योग, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो टमाटर चटनी बनाती है और जो आलू का चिप्स बनाती है, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो लेज हो गया और जो किसान केचप हो गए, कंपनियां जो हैं क्या चाहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मन मुताबिक पैसे वसूलती हैं। इन सबसे मन मुताबिक पैसे न वसूल सके, इनको जो सरकार करे, सरकार अपना कीमत निर्धारण करे, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति खरीद सके। ये जेपी का सपना था, उद्योगों पर सरकार का हस्तक्षेप हो। और उसके अलावा एक और मुख्य बातें करते हैं, बोलते हैं कि जो सरकार के राजस्व का, सरकार के राजस्व का 50% पैसे ग्राम पंचायतें खर्चा करेंगी, और 50%
50% सरकार खर्चा करेगी। यानी कहने का मतलब है, जेपीपी बोल रहे हैं जो सरकार का अगर राजस्व है, जो राजस्व है उसका जो 50% पैसे है ग्राम पंचायत खर्चा करेगी और 50% जो है सरकार खर्चा करेगी लोक कल्याणकारी योजनाओं में। इनका कहने का मतलब फिर ये अपने अंदाज में बोलते हैं कि कहें कि हम सरकार के सामने योजना रखा थे, जैसे सरकार अगर 200 रुपये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, 200 रुपये अगर कलेक्ट करता है उनमें 200 रुपये में से 100 रुपये जो ना है ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें और उसके बाद नगर निगम खर्चा करेंगे, उनमें से 50 जो है उनको दिया जाएगा। वो अपने हिसाब से जो सारी योजनाएं बनी हैं गरीबों कल्याण के लिए, जैसे किसी गरीब के पास देखी उनके पास घर ना है सही से, उनका घर की मरम्मत करें, जिक्र देखी पगडंडी सड़क है उनका पगडंडी सड़क सही करेंगी। और साथ ही साथ जो है क्या नाम है, अगर वृक्षारोपण नहीं हुआ है यानी वृक्ष नहीं लगा हुआ है गांव में, वृक्ष रोपण करे, जैसे पर्यावरण संतुलित ये सब काम करे ग्राम पंचायत पैसे के रेवेन्यू कलेक्ट कर दे, 50% सरकार देनी चाहिए, सरकार देगी, 50% सरकार तुम रख लो। तुम क्या करो, शिक्षक खर्चा करो और बुनियादी ढांचा खर्च करो, पेयजल की सुविधा की मदद करो, जैसे मतलब कि तुम बुनियादी ढांचा मतलब कि सड़क का निर्माण कराओ, विद्युतीकरण, गांव तुम बिजली पहुंचवाओ, सरकार से कहते हैं तुम बिजली पहुंचवाओ, जो पैसा 100 रुपये तुम बचत हो रहा है तुम्हारा उसमें क्या करना है, तुम बिजली उसमें पहुंचवाओ, पेयजल की सुविधा करवाओ, साथ ही सिंचाई के लिए तुम बांस का निर्माण, डैम का निर्माण करवाओ और उसके बाद नहर और गांव में आप नहर की लिंकिंग करो। ये सब सारी चीजें वो बोलते हैं, इनका ये उद्देश्य रहता है सब चीजें बोलने का। मुख्य बात है क्या बोलते हैं, सरकार के राजस्व का जो 50% है, क्या बोले, सरकार के राजस्व का 50% जो पैसा ग्राम पंचायतें और पैसा खर्च करेंगे, लेकिन 50% सरकार खर्चा करेगी। ये था इनका था, ऐसे समाज की कल्पना किए थे। आप ये भी देखिए, अब हम अभी तो इनकी मुख्य बातें हो गई, अब उसके बाद आप देखेंगे भी, उसके बाद 19 ये भी इनकी भी बातें कुछ अपनाई जाती है, क्योंकि कई योजनाएं आते हैं जो तृतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद केसी नियोगी आते हैं, केसी नियोगी समिति 15 मार्च 1950 में अपना सुझाव देती है कि भैया सरकार से कि हम एक योजना आयोग बनाया जाए, प्लान कमीशन बनाया जाए। वो प्लान कमीशन क्या करेगी, हर 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाएगी और इस योजना के तहत जो है लोगों की आवश्यकताओं के पूर्ति ध्यान की दिया जाएगा, जो लोग वंचित हैं, मुख्य हाशिए पे चले गए, जो गरीब व्यक्ति हैं, इन सबके कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब लक्ष्य रखा गया था। अब हम गैर योजनाबद्ध विषय चर्चा करते हैं। गैरबद्ध योजना, अनप्लान्ड इकोनॉमी। अनप्लान्ड इकोनॉमी यानी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आपको बता दे, आर्थिक विकास एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी योजना नहीं बनाना है। यानी कि अब क्या बताए हैं, हमें अगर लड़की पटावे का है, कोनो योजना नहीं बनवाए का है, रास्ता चलाता है उसका पटाए लेगा है, बस एक के काम कर लेगा है। यानी कि यही कहता है अनप्लान्ड इकोनॉमी में राह चलते, यानी कि जो लोगों की मदद, जो लोगों को आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करो, बस कोई भविष्य भी, यानी कि लेकिन है नहीं, क्या बोलता है, आर्थिक समृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाना है, कोई भी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब है आर्थिक समृद्धि, यानी सरकार को अगर भूखमरी, बेरोजगारी
गरीबी ये सब खत्म करना, इसके लिए योजना नहीं बनाना है। जैसे कि सरकार देखे भूखमरी आ गया है तो ओकरे बाद तुरंत राहत को पैसा दे दे, चल भूखमरी खत्म। ओकरे पहले से तो जैसे कि योजनाबद्ध में होता है कि हम बकायदे योजना बना लिए 5 वर्ष के लिए काम का योजना, इसमें कुछ नहीं बनाना है। जैसे समस्या है उसका निपटान करेंगे, यानी कि आज 200 रुपये कमा लिए उसको 200 रुपये खर्चा कर दिए। और योजनाबद्ध में होता है हम 5,000 करोड़ रुपये रख लिए, उसको 5 साल तक खर्चा करना है, उसको लक्ष्य निर्धारित के लिए हमें पर्यावरण पे खर्चा करना है, बुनियादी ढांचा पर खर्चा करना है, सब चीजें निर्धारित हो जाती है। हमें निर्धारित कुछ नहीं, हमें विकास को प्राप्त करना है, आर्थिक समृद्धि को वैसे ही प्राप्त कर लिया, यानी कि अनप्लान्ड इकोनॉमी है, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। इसमें आपको कोई स्कीम नहीं बनाने का है जरूरत है, ऐसे ही चलता रहता है। ये अनप्लान्ड है, यानी कि अनियोजित अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं। इसमें कोई नियोजन नहीं है, ऐसे ही जब मनाए नहीं। अनप्लान्ड मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि अनप्लान्ड लव हो गया, आपने बिना योजना बनाए ही बड़े, जैसे कि राह चलते हुए कोई लड़की आपको दिख गई, बढ़िया है, सुंदर दिखी, आपको उससे प्रेम तो हो ही जाता है, उसे आप प्रपोज बोल देंगे, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, नहीं की नहीं। इसमें यही समझिए, इसमें रिस्क, इसमें चांस कम रहता है सफल होने की। अनप्लान्ड में आप सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्लान में सफल हो सकते हैं। किसी लड़की को अगर आपको प्यार करना है, प्रेम जाल में फंसाना, यानी प्रेम जाल में अगर प्रेम करना हो, अपने प्रेम के विस्फोट करना हो, तो योजना बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें योजना नहीं, राह चलते कोई दिख गई, आपने बोल दिया, तुम नहीं पसंद की, वो रिजेक्ट कर दी, बात खत्म हो गया। तो ऐसा ही होता है इसमें। अनप्लान में सरकार देखिए, बेरोजगारी आई, भुखमरी आई, उस पर वार कर दिया, बेरोजगारी आ गई, 5-6 नौकरी निकाल दे, लब भैया रोजगार हो गया। ये होता है सरकार की। लेकिन आजकल हमारी कोई भी सरकारें हो, ये सब गैर प्लान्ड वाला नहीं, अनप्लान्ड इकोनॉमी कोई किसी की नहीं है, सब योजना बना करते हैं। लेकिन हाँ, एक देखा जाए, अगर कोई देश अगर विकसित हो जाए, तो अगर कोई देश विकसित हो जाए तो शायद हो सकता है अनप्लान्ड हमें किया जा सकता है। क्योंकि जब विकसित होने का मतलब है, अगर हमारे लोग भी एजुकेटेड हो जाएं, तो हम कोई योजना बिना जैसे कि भूतपूर्व बनाए ही उसे हम वर्तमान में ही बनाकर तुरंत ही झटपट से लागू कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर विकसित हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकल अभी किसी देश ने नहीं किया है, तो हमें बनाना ही पड़ता है सब चीजों के लिए। तो अभी आपको बता दें, एक आपको सुनाते हैं, इससे संबंधित एक किस्सा है, आप सुनिए, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सा है। आखिरी इच्छा थी, क्या हुआ, तेनालीरामन का नाम तो आप सबने सुने होंगे। कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर के शासक थे, उनमें से उनके जो होता नहीं, सबके 9 रत्न रहते हैं, उनमें 9 रत्नों से भी ये थे तेनालीरामन, बहुत बुद्धिमान थे। क्या हुआ, कृष्णदेव राय की जो बूढ़ी दादी रहती हैं, उनकी अंतिम सांस लेती रहती हैं कि अब हुआ कि वो मरने वाली हैं, भैया अंतिम सांस आ रही है उनकी। फिर कृष्णदेव राय उनके पास आते हैं, दादी माँ बोलती हैं, कृष्णदेव राय, ऐसे बोलती हैं कि मतलब कि ऐसे धीरे धीरे हिचकोले मार के बोलती हैं कि आम खाने की इच्छा है। उनको आम बहुत पसंद था, लेकिन इतना कहते हैं वो दम तोड़ देती हैं। कृष्णदेव राय बहुत पश्चाताप होता है कि हम देखो यार, इतना बड़े शासक हो कि यार अपने दादे को हम आम ना खिया पाए। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो पुरोहितों को बुलाते हैं, पुरोहित बताते हैं, पुरोहित लोग कहते हैं, देखिए आपकी दादी माँ है, उनकी आत्मा आम पर ही अटकी है, अपने दादी को जब तक आम नहीं खिलाओगे तब तक तुम्हारी दादी का आत्मा स्वर्ग नहीं सिधारेगी, यहीं घूमती रहेगी आम के बगीचे में, और तुम क्या चाहते हो, मुक्ति न मिले आत्मा। कृष्णदेव राय बोलते हैं पुरोहित से, क्या इसका मार्ग है, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, इससे हमारी दादी माता को अब तो आम तो हम खिला नहीं पाए जीते जी, मरने के बाद उनको हम स्वर्ग पहुंचा सके। बोलते इसके लिए कुछ मत करो, आप किसी दिन हम सब पुरोहितों को आमंत्रित करिए अपने दरबार, वहां खाने के लिए भोज पर नियंत्रित, और एक एक सोने के आम बनवा के दे दीजिए, इससे आपकी दादी माँ को मुक्ति मिल जाएगी। तब निश्चित दिन पर सारे लोग आए, भोज किए, और कृष्णदेव राय सबको एक एक आम दे दिए सोने को, सब लेके चले गए, भैया लेके चले गए। लेकिन तेनालीरामन वहीं टुकुर टुकुर देख रहे थे। भैया बोले कि तो कुछ दाल में घोटाला है, क्योंकि ये भैया ये सब बहकाए के राजा कुदार तक फायदा उठाए के सब आम हड़प ले जाते हैं। ओकरे लिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तेनालीरामन को मन में सूझती है, कहते हैं इनसे बदला लिया जाए। उसने क्या किया, ब्राह्मणों को वो भी देते हैं, कहते हैं हमारी भी दादी माँ जो है मरते समय हमसे कह गई थी कि
कि भोज कराना है और उसके बाद आप सबको आप हमारे यहाँ भोज करने आना है। सब पुरोहित लोग सुन के आश्चर्य हो जाते हैं, कहते चलो तिलारी रमन के यहाँ भाई खूब मिलेंगे, ढेर सारे सामान मिलेंगे। क्योंकि इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो तिलारी रमन थे बुद्धिस्ट व्यक्ति थे और शाही विद्वान थे। शाही विद्वान का अर्थ है जैसे कि कृष्णदेव राय के क्लोज थे, एकदम जैसे अकबर के बीरबल थे तो वैसे थे। तो उसके बाद भैया पता, फिर उसके बाद निश्चित दिन पे होता है भोज के दिन तिलारी रमन के यहाँ सारे पुरोहित इकट्ठा हो जाते हैं, आते हैं, बोलते हैं कृष्णदेव राय से, उनसे तिलारी रमन से बोलते हैं भैया भोज तैयार कि सबने भोजन कर लिया। फिर उसके बाद बोला कि भैया तिलारी रमन अब हमारा वो कहाँ है, यानी कि दान दक्षिणा। तब देखते हैं दान दक्षिणा के लिए तो तिलारी रमन एक सलाका गर्म करते रहते, सलाका लाल हो गया था। सलाका जो था लाल सलाका, जानते हैं सलाका आप देखो तंदूरी रोटी उसको बनाने के लिए काम कर, बड़ा बड़ा सरिया बोलते हैं, सरिया की तरह सलाका, उसको लाल कर दिए, वो लाल होके एकदम आग में तप रहा था। उसके बाद बोले कि सलाका क्या करोगे। तिलारी रमन बोलते हैं कि हमारी दादी माँ की अंतिम इच्छा ये थी, जब मरते समय उनकी इच्छा थी, हमारी दादी माँ को फोड़ा हुआ था, सलाके से उस फोड़े को दागना था। उनकी इच्छा तो नहीं रह पाई, दाग नहीं पाए तो मर चली, अब चाहती सलाखों को आपको दे। पंडित भैया घबरा जाते, कहते तिलारी रमन ये जलते हुए सलाखे लाल अंगारे हम क्या करें, हम तो जल जाएंगे। फिर सब फंस जाते हैं। तो तिलारी रमन है समझाते हैं, कहते हैं तुमने राजा को उदारता का फायदा उठाकर तुम सब जो है सेब लेके चले आए, यानी सोने काम लेके चले आए जो अपने पेट भरने के लिए। फिर ये बात भी कृष्णदेव राय के मन में जाती है। कृष्णनाथ देव राय पुरोहित बताते हैं, एक पुरोहित बताता है तो तिलारी रमन को दरबार में हाजिर किया जाता है। तिलारी रमन पूछा जाता है ये तिलारी रमन आपने ऐसा क्यों किया। तो तिलारी रमन बताते हैं कि महाराज जो श्राद्ध करना होता है मरे हुए घोड़े को घास खिलाने के बराबर होता है। अर्थात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अब तो ऐसे क्या होगा कि आप पुरोहित वर्ग का पेट भर रहे हैं तो वो बहका के आपको सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो तार्किक हो तार्किकता के अनुसार इसे बहका के मोक्ष के नाम पे आपसे बरगला कर ये सब चीजें ले, सब करना उचित है। तब उसके बाद पंडितों को हिदायत देते हैं कि राज देखो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे यानी कि राज्य में, कि तुम लोग किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाकर उससे अनचाहे जो वस्तु है, अमूल्य वस्तु है तुम मांग लो भेंट के स्वरूप, ऐसा नहीं करना है। जो सत्य है उसका नियम का पालन करो, तुम लोग गरुड़ पुराण का पालन करो जो उसमें नियम लिखा गया है। तब उसके बाद तिलारी रमन की इस विद्वता पे प्रशंसा जैसे कि विद्वता पे खुश होते हैं, उनको कई सारे उपहार देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, कल हम चर्चा करते हैं। ओके, धन्यवाद।